हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करते हैं अपना पीडी का लास्ट चैप्टर 9th, जो कि हमारा सिर्फ 9th ही चैप्टर रहता है पीडी की बुक में। बाकी सारा सिलेबस मैंने आपको करवा दिया है जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो पेपर डिस्कस किए थे हमने पीडी के, तो मैंने आपको बताया था कि 9 चैप्टर से कंपलसरी क्वेश्चन ज़रूर आता है, और आपने देखा भी था। वो कंपलसरी क्वेश्चन यही था कि वेव इक्वेशन की, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की आपसे हो सकता है डेफिनेशन पूछ लें, हो सकता है कि इक्वेशन पूछ लें। तो जो मैं कह रही हूँ लर्न करना है, वो लर्न करना है आपको। किसके लिए? इनको आपको लर्न करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आपसे पूछा जा सकता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की डेफिनेशन और दिस इक्वेशन। आपसे पूछा जा सकता है टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन की डेफिनेशन और आइदर दिस इक्वेशन। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। ठीक है, देखिए, और जो मेन टेबल आपको लर्न होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें सभी आपको वन डायमेंशनल वेव, टू डायमेंशनल वेव, वन डायमेंशनल हीट, टू डायमेंशनल हीट और लैप्लेक इक्वेशन, सभी की इक्वेशंस की टेबल बनाई हुई है। ये आपको लर्न होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की डेफिनेशन, इक्वेशन, टू डायमेंशनल की डेफिनेशन, इक्वेशन, लैप्लेक और यू कैन से हार्मोनिक की डेफिनेशन और इक्वेशन, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। कंपलसरी क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ द इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ यूनिफॉर्म linear density rho is stretched to a uniform tension T, and if in equilibrium position the string coincides with the x-axis, and when the string is slightly distributed from its equilibrium distribution, the transverse displacement u x of t satisfy the partial differential equation। ये कह रहे हैं कि कोई स्ट्रिंग है, उसको आपने स्ट्रेच किया, और उसमें टेंशन प्रोड्यूस हुई टी, और जो स्ट्रिंग है उसकी जो डेंसिटी है वो है रो। जब आपने उसको स्ट्रेच किया और उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हुई टी, तो उसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, और वो इक्विलिब्रियम में स्टेट आया, और वो जो स्ट्रिंग है जो आपने ली हुई थी वो कॉन्साइड करी किससे? जो आपकी एक्स एक्सिस थी उससे वो कॉन्साइड करी। ठीक है, और जब जो आपकी स्ट्रिंग है वो हल्की सी भी, उसमें थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हुई, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब हो गई और उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होएगी। तो हमने राइट कर लिया कि जो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी यू, और जो यू है वो किसका फंक्शन है? एक्स और टी का, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेन जो आपको पता होनी चाहिए कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है? करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c² करली स्क्वायर यू अपॉन करली टी स्क्वायर, जहाँ पे सी स्क्वायर का मतलब क्या है? सी स्क्वायर का मतलब है टी बाय रो। टी हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा कि टी क्या है? टेंशन है, और जो रो है वो क्या है? उसके अंदर डेंसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इसी तरह से टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशन में क्या है कि यहाँ पे तो जो स्ट्रिंग थी वो किस पे कॉइंसाइड करी? एक्स एक्सिस पे कॉइंसाइड करी, पर टू डायमेंशनल का मतलब क्या है कि उसमें डायमेंशंस टू है, एक्स भी है वाई भी है। तो वो किससे कॉइंसाइड करेगी? एक्स वाई प्लेन से कॉइंसाइड करेगी। तो एक्स वाई प्लेन से कॉइंसाइड करेगी तो जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी? करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c² करली स्क्वायर यू अपॉन करली टी स्क्वायर, जहाँ सी स्क्वायर क्या है? टी बाय रो। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि वाई वाली टर्म ऐड हो जाएगी। अब जो आपको मेथड समझना है वो मेथड आपको क्या समझना है? दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और यू कैन से प्रोडक्ट मेथड, ये वाला वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि आप वेरिएबल को सेपरेट करके वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। देखो, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है, ये आर्टिकल समझ में आ जाता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली इस पे बेस है। तो एक तरह से मतलब आपको ये लगा लो कि ये समझ में आ गया ना, तो आपको क्वेश्चन हो गया, ही समझ लो। ठीक है, तो देखो आपकी बुक में थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है ये, इसलिए हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ना, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ साथ साथ, और बता भी देती हूँ कि आपको बुक में इस वाले स्टेप की जगह ये वाला स्टेप करना है। देखो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है क्या कि जो हमारी वेव इक्वेशन की, जो हमने अभी पढ़ा, उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम वही लिख लेते हैं, क्या होती है? करली स्क्वायर यू अपॉन
करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c² करली स्क्वायर u अपॉन करली t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, u में कोई फंक्शन आएगा। देखो यहाँ से x वाली टर्म आएगी और यहाँ से t वाली टर्म आएगी ना। और हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि u का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, u का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है u वो किस चीज़ का फंक्शन है, x और t का फंक्शन है। और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एक तो x में आएगी x ऑफ x, और एक किस में आएगी t ऑफ t में आएगी। तो मैंने लेट कर लिया कि ये जो है क्या है, u फंक्शन है x और t का, और इसकी वैल्यू इसमें आएगी। मतलब इस इक्वेशन को हम इसमें भी तो लिख सकते हैं। u x ऑफ t का क्या मतलब है कि हम इन्होंने इसका क्या करा हुआ है, डेरिवेटिव किया हुआ है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे जो x है वो सिर्फ x का ही फंक्शन है और जो t है वो सिर्फ t का ही फंक्शन है। यहाँ पे x की टर्म है और यहाँ पे t की टर्म है। जैसे हम कोई इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे कि हम x की पावर 10 t की पावर 2 लिख लेते हैं, तो ये x में है और ये t में है ना। तो इसी तरह से ये है। ओके, अब देखो इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करो। देखो जब आप इस टर्म का एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, करली u बाय करली x। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इस वाली टर्म का क्या हो जाएगा, dx x बाय dx, यही तो होगा। और एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा। इसका क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। हमने क्या किया, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब हम करते हैं इसका टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, करली यू बाय करली टी। अब एक्स वाला एज इट इज़ रहेगा, इसका क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन डी टी। एक बार और कर दो, करली स्क्वायर यू अपॉन करली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा, एक्स वाला तो एज इट इज़ रहेगा और इसका क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर टी बाय डी टी स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या क्या आ गया, करली स्क्वायर यहाँ से तो इस वाली इक्वेशन से तो आ गया करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर, और इस वाली इक्वेशन से आ गया करली स्क्वायर यू अपॉन करली वाई स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दो कस में, फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ 3 and 4 एंड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, देखो करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर, वैल्यू क्या आई है, इसकी जगह पुट करना है। क्या वैल्यू लिखूंगी मैं, टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी, इज इक्वल्स टू 1/c²। करली स्क्वायर यू अपॉन करली टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से, एक्स ऑफ डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अब हम क्या करते हैं, हम टी वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं और एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये सी स्क्वायर को यहाँ भेज दो, सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैंने सी स्क्वायर को यहाँ भेजा तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स डी टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। क्या अब ये सेम हो गई, नहीं। अभी ये टी हमारा यहाँ पे, हमें इस टी को यहाँ भेजना है और इस एक्स को यहाँ भेज रहे हैं, तो क्या बन जाएगी, सी स्क्वायर, ये एक्स नीचे आ जाएगा, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये टी यहाँ आ जाएगा 1/t, और यू कैन से डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट। अब क्या करो, इस सी स्क्वायर को भी यहाँ ले लो, वैसे यहाँ पे भी ले सकते हो, आप यहाँ पे लो, आप यहाँ पे लो, आपकी मर्जी है, बट मैं बुक के अकॉर्डिंग करवा देती हूँ ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब बुक में क्या किया हुआ, बुक में सी स्क्वायर को यहाँ लिया हुआ है, तो हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये क्या बचा, 1/x डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c² टी डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब क्या किया हुआ है, देखो ये क्या है, x का डेरिवेटिव है और वो भी 2 बार। तो मैं अगर इसको x डबल डैश लिख दूँ तो गलत नहीं होगा। ये t का डेरिवेटिव कितनी बार है, 2 बार, तो मैं इसको t डबल डैश लिख सकती हूँ। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको क्या लिख देंगे, x डबल डैश बाय x डबल डैश बाय x। देखो हमने इसको x डबल डैश का नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू इसको दे दिया t डबल डैश का, तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू t डबल डैश बाय सी स्क्वायर टी। क्लियर है इतनी बात, इतने इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। देखो आपकी बुक में दिखा देती हूँ मैं साथ साथ एक बार आपको, आपकी बुक में भी यही किया हुआ है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही है, ये यहाँ पे किया हुआ है। अब आपकी बुक वाला ने क्या किया, इसको इसमें चेंज करने के बाद जो आगे के स्टेप्स हैं वो इसी को लेके करे हुए हैं।
हमने इसको इसमें चेंज कर दिया ना, पर बुक में क्या किया, बुक में इसको तो इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करके और बाकी के जो आगे वाले स्टेप्स हैं ना वो सारे इसको लेके की हूँ मैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं जो स्टेप्स हैं वो सभी इसको लेके करवाऊँगी, ठीक है। देखो इतना आ गया हमारे पास। अब क्या आ गया, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर टी। ओके, अब देखिए, अब ये सारा किसका फंक्शन है, एक्स का, और ये सारा किसका फंक्शन है, टी का, और ये दोनों कैसे हैं इक्वल। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो एक्स में सारा फंक्शन, ये टी में सारा फंक्शन, तो ये दोनों वैल्यूज़ कब इक्वल हो सकती हैं, जब ये दोनों क्या हो, किसी एक वेरिएबल की इक्वल हो। मतलब अगर ये वैल्यू 5 है तो इसको भी 5 होना पड़ेगा तभी तो इक्वल होंगी, अगर ये 2 है तो इसको भी 2 होना पड़ेगा तभी तो इक्वल होगी, है ना। तो यानी कि ये किसी कांस्टेंट की इक्वल है। तो हम लेट कर लेते हैं, क्या आपको लिखनी है लाइन, जो लाइन है कि एक्स, यहाँ पे जो ये फंक्शन है सिर्फ एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में है वो सिर्फ किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको किसी कांस्टेंट के के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्स डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल्स टू के एंड टी डबल डैश बाई सी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू के, ये हमने क्या किया है, लेट किया है। ओके, अब इसके को यहाँ माइनस में लिया, एक्स डबल डैश बाई एक्स माइनस के इज इक्वल्स टू 0 एंड टी डबल डैश बाई सी स्क्वायर टी माइनस के इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। क्या करो, एक्स डबल डैश माइनस के एक्स, एलसीएम ले दिया मैंने इसका, और ये एक्स उधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 एंड टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर टी के इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लोगे, सी स्क्वायर टी वहाँ चला जाएगा, 0 बन जाएगा। एक आ गई इक्वेशन, एक आ गई इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, हमने इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल तो ले लिया, बट क्या वो ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव ही नंबर हो, नहीं ना। वो -2 भी तो हो सकता है, दोनों की क्या पता दोनों वैल्यू -2 हो, क्या पता दोनों वैल्यू 2 हो, या फिर दोनों वैल्यू 0 हो। तो 3 केस पॉसिबल हैं कि या तो ये जो के हमने लेट किया है नंबर, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या ये नंबर नेगेटिव हो सकता है, या ये नंबर 0 हो सकता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 1 लेके चलते हैं कि जब आपका जो के है वो क्या है, 0 से बड़ा। अब अगर 0 से बड़ा है तो मैं कोई नंबर लेट कर लेती हूँ कि के ना पी के इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको के को पी के ही इक्वल लेट करूँगी तो पी नेगेटिव भी तो हो सकता है। के 0 से बड़ा है, हम ये बात कह रहे हैं, ठीक है, बट ज़रूरी तो नहीं है कि वो पी जो है वो रियली नंबर हो। तो इसीलिए हम के को क्या लेट करेंगे, पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर हमने लेट कर लिया, अगर कोई नेगेटिव नंबर भी होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा नेगेटिव होगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो के को हम क्या लेट करेंगे, पी स्क्वायर। तो जहाँ पे भी के है इन दोनों इक्वेशंस में, उसको हम इक्वेशन को नाम दे देते हैं। अब तक हमने 1 2 3 4 कर लिया था ना, इस इक्वेशन को लेट कर लो 5 और इस इक्वेशन को लेट कर लो 6। तो जहाँ पे भी के है 5 इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5, एक्स डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन नंबर 6 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 6 आपकी बन जाएगी टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर टी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, जो एक्स होता है हमारा वो क्या होता है, देखो एक्स और टी डबल डैश को, एक्स डबल डैश को और टी डबल डैश को हमें डी और डी डैश में चेंज करना है। मैं इसको लिख सकती हूँ डी डैश माइनस पी स्क्वायर। ये पी कैपिटल है, मतलब स्मॉल है कैपिटल है, देख लेना। अगर ये स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल लिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे भी स्मॉल लेना, यहाँ पे भी स्मॉल लेना, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0, और इसको मैं लिख सकती हूँ डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों किया, देखो जो हमारे पास डी डैश होता है ना, डी डैश वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स, और जो डी होता है डी वो क्या होता है, डी बाई डी टी। ये दोनों टर्म थी, यहाँ पे क्या था, एक्स डबल डैश था, एक्स डबल डैश था, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, डी डैश लिखा। और ये मेरे पास टी डबल डैश था, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, डी स्क्वायर लिखा, ठीक है। इसको भी डी डैश स्क्वायर लिखो। अब क्या करा, देखो यहाँ से इस ये जो टी है ना ये बाहर है, ये टी इसके बाहर है, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये टी आपका बाहर है, डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये आपका एक्स बाहर है यहाँ से, ठीक है। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन हम फर्स्ट ईयर में
ODE के मैथ में करते थे ना, तो उस अकॉर्डिंग हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब डी डैश को अगर हम डी डैश को क्या पुट करते थे, डी को एम पुट करते थे और डी डैश को 1 ऐसे करते थे ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्या पुट कर दूँगी, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। डी डैश को रिप्लेस कर दिया एम से। और अगर इस वाली टर्म की बात करूँ तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें भी डी को एम से रिप्लेस कर दो, एम स्क्वायर। ये आपके ना ODE में पढ़ते थे हम, ODE मैथ वाले हैं ये, कंफ्यूज मत होना इसमें। एक बार इसी के लिए ये समझ लेना, याद कर लेना कि ये हमने इसको इसमें चेंज कर दिया, एक्स डबल डैश को हमने रिप्लेस कर दिया डी डैश स्क्वायर से, डी डबल डैश को हमने रिप्लेस कर दिया डी स्क्वायर से, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इसको भी एम में चेंज कर दिया, इसको भी एम में चेंज कर दिया, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या, एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर के, और यहाँ से एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब क्या है कि एम किसके इक्वल है, प्लस माइनस पी के इक्वल है, और यहाँ से एम किसके इक्वल है, प्लस माइनस सी पी के इक्वल है। एम की दोनों वैल्यूज़ आ गई, तो हमारा जो सी एफ होता है, जो एक्स की वैल्यू होगी ना, वो क्या बन जाएगी, C1 ई रेस टू द पावर 5 ऑफ एक्स प्लस C2 ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स, सॉरी पी। ये हमारी किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये हमारा मेथड होता है जब m की वैल्यू आ जाती है, तो जो हमारा CF होता है वो इस तरह से निकलता है। C1 कोई कांस्टेंट ई रेस टू द पावर, इसका रूट क्या है p इंटू एक्स प्लस C2 अनदर कांस्टेंट ई रेस टू द पावर, इसकी वैल्यू एक बार तो प्लस ले लो, एक बार माइनस, तो माइनस p और हमारे साथ में x, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये तो x के लिए आई, क्योंकि हम इसको x के लिए सॉल्व कर दिए थे, ये x था हमारा डी डैश। बट अगर मैं इसको किसके लिए सॉल्व कर रही हूँ, t के लिए सॉल्व कर रही हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी t इज इक्वल्स टू C1 यहाँ ले लिया, C2 यहाँ ले लिया, इसको ले लो C3, t इज इक्वल्स टू C3 ई रेस टू द पावर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ p था, यहाँ पे क्या है Cp, तो ये क्या बन जाएगा C3 ई रेस टू द पावर Cp इंटू एक्स प्लस C4 ई रेस टू द पावर माइनस CP एक्स। क्लियर है, ठीक है। सॉरी एक्स नहीं आएगा, टी आएगा, टी, क्योंकि हम यहाँ टी के लिए ले रहे हैं ना, यहाँ एक्स इसलिए ले रहा क्योंकि ये एक्स का फंक्शन था, ये टी का है तो यहाँ पे टी लेंगे। तो ये क्या बन गया आपका, इसके लिए सॉल्यूशन आ गया C1 ई रेस टू द पावर पी एक्स प्लस C2 ई रेस टू द पावर माइनस पी एक्स। इसके लिए सॉल्यूशन आ गया C3 ई रेस टू द पावर CPT प्लस, ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने, प्लस C4 ई रेस टू द पावर माइनस CPT। क्लियर है इतनी बात। ये किसके लिए था, जब के की वैल्यू 0 से बड़ी थी। अब दूसरा केस हम लेते हैं कि जब आपका जो के है वो क्या है 0, व्हेन के इज इक्वल्स टू 0। अगर के 0 है तो देखो के को यहाँ 0 पुट कर दूँ, मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ, तो पुट के इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या बन जाएगी, एक्स डबल डैश माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन से एक्स डैश इज इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी डबल डैश इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेशन करो, एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल्स टू कोई कॉन्स्टेंट आएगा, C1 यहाँ ले लिया, C2 यहाँ ले लिया, C3 यहाँ ले लिया, C4 यहाँ ले लिया, इसको कॉन्स्टेंट ले लो C5, इसका इंटीग्रेशन करो, ये क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी डैश इज इक्वल्स टू C6। हमें तो एक्स चाहिए और टी चाहिए, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू C5 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट C6, C7 ले लो यहाँ पे क्योंकि C6 यहाँ ले लिया। अब इसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर दो, क्या बन जाएगा, t इज इक्वल्स टू C6। अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t प्लस C7, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके वैल्यू आ गई। देखो आपकी बुक में भी दिखा देती हूँ मैं आपको, आपकी बुक में इस चीज़ को वैसे का वैसे लिखा हुआ है, मैंने चेंज कर दिया, बाकी जो आंसर है वो सेम आएगा। यहाँ पे भी देखो आपकी बुक में इसको ऐसे कर रखा है, जो वैल्यू है एक्स की C5 6 प्लस C6 प्लस इसकी ये वैल्यूज आएंगी, तो ये C7 इन्हें चेंज भी हो सकता है, मैंने C5 यहाँ ले लिया, C6 यहाँ ले लिया, C7 यहाँ ले लिया, फिर C8 यहाँ ले लिया, इन्होंने 5 6 यहाँ ले लिया, 7 8 यहाँ ले लिया, इससे कोई मैटर नहीं करता इस चीज़ का, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब देखो हमने यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से भी टी की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से भी टी की वैल्यू निकाल दी। हमने इसको सॉल्यूशन में पुट नहीं किया, इसको सॉल्यूशन में भी पुट करेंगे हम। हमने एक्स और टी का सॉल्यूशन निकालना है ना, तो हमने देखो यू एक्स टी किसको अलर्ट किया था, एक्स और टी के सॉल्यूशन को, तो एक्स और टी का सॉल्यूशन यहाँ से आ गया, तो मैं अब लिख सकती हूँ यहाँ पे कि जो यू है, जो एक्स और टी का फंक्शन है वो किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, देखो C1 ई रेस टू द पावर पी एक्स
प्लस C2 ई रेस टू द पावर माइनस PX ब्रैकेट और साथ में t का फंक्शन C3 ई रेस टू द पावर CPT प्लस C4 ई रेस टू द पावर माइनस CPT। ठीक है, और अब जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली है इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया वो भी लिख लेते हैं हम। u ऑफ xt इज इक्वल्स टू, हमने क्या निकाला था, C5x प्लस C7, इसको C6 कर लो ऐसे, और उसका हो जाएगा C7t प्लस C8। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गया। अब किसके लिए रह गया हमारा थर्ड केस रह गया, दैट इज़ फॉर जब हमारा k जो है वो लेस देन होगा, 0 से लेस देन होगा तो वो क्या हो जाएगा, हम उसको लेट कर लेते हैं माइनस p²। तो यहाँ पे जो केस थर्ड है, व्हेन जो आपका k है वो है लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो उसको मान लो माइनस p² के इक्वल, लेट कर लो ये चीज़। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन थी नंबर 5 एंड 6। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x डबल डैश माइनस k को क्या पुट कर रहे हैं माइनस p², तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस x डबल डैश प्लस px इज इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगा, x डबल डैश प्लस px इज इक्वल्स टू 0। और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए जब यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगी, t डबल डैश माइनस p² पुट करोगे दोबारा से प्लस, तो t डबल डैश प्लस p² c² t इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, t डबल डैश प्लस p² c² t इज इक्वल्स टू 0। अगेन हम इसको क्या करेंगे, d में चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा d डैश स्क्वायर प्लस p², ये p² था ना, p² बाहर x इज इक्वल्स टू 0 एंड इसको चेंज करेंगे तो d प्लस p² c² और t इज इक्वल्स टू 0। तो इसको चेंज कर लो, m² प्लस p² इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा m² प्लस p² c² इज इक्वल्स टू 0। ये आपके सॉल्यूशन होते हैं, ये तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखो ये प्लस में है तो इसका मतलब ये क्या है, m² प्लस p² इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि जो m है वो आपका इमेजनरी नंबर है, दैट इज आयोटा p। किसके इक्वल है ये, आयोटा p की इक्वल है, क्योंकि ये प्लस में है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से इसका मतलब है m जो है वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस आयोटा p c के इक्वल है। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, यहाँ से ये आ गई, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x का सॉल्यूशन देखो हमने 8 तक कांस्टेंट ले लिए थे। अब ये आपका फॉर्मूला है, दोबारा से आपको याद करना पड़ेगा। जब भी आपकी m की वैल्यूज़ इमेजनरी आ जाती हैं तो जो हमारा CF होता है वो किसका फंक्शन होता है, कोस और साइन का। किसका होता है, कोस और साइन का। तो ये क्या बन जाएगा, जो हमारा फैक्टर आएगा C9 कोस, वेक्टर वैल्यू क्या है यहाँ पे px प्लस कोई कॉन्स्टेंट C10 और एक बार कॉस और एक बार साइन, p और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x। समझ आ गई बात। इसका करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉन्स्टेंट हम ले लेते हैं C11 और इसके साथ आएगा कोस ऑफ pc। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए t प्लस कोस C11 ले लिया तो C12 कोस ऑफ साइन ऑफ pct। ये आपके फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको समझने पड़ेंगे कि हमें यहाँ पे इसका यूज़ करना है। हमारा ये प्लस माइनस आइटा p आया है, इसलिए हमने कॉस और साइन का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से x ही आ गया, यहाँ से t आ गया। अब हमने u को लेट क्या किया था, स्मॉल x ऑफ t, यहाँ से फंक्शन ये क्या बन गया, हमने उसको ये लेट किया था ना, t इंटू टी। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो जो u है फंक्शन है x और t का वो क्या बन जाएगा, C9 कॉस ऑफ px प्लस C10 साइन ऑफ px ब्रैकेट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो C11 कॉस ऑफ pct प्लस C12 साइन ऑफ pct। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इतना इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, और फिर लिख रखा है कि जो 7 इक्वेशन है उसको हम इस तरह में लिख सकते हैं, ए ई रेस टू दी पावर प्लस माइनस px इंटू ई पावर प्लस माइनस pct इज इक्वल्स टू दिस। तो बाद में इन्होंने लिख दिया 10 वी ऑब्टेन द 3 पॉसिबल सोल्यूशन। 3 पॉसिबल सोल्यूशन आ गए, एक तो जब k की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लिया, एक जब 0 लिया और एक जब लेस देन 0 लिया। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं किसके लिए, वेव इक्वेशन के लिए। वी चूज द सॉल्यूशन विच इज़ कंसिस्टेंट विद द फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। हम हमारी जो प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही जो है सॉल्यूशन सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है। ठीक है,
तो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया और बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।